मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दयालु योजना के तहत 2000 से अधिक परिवारों को दी 76 करोड़ की राहत राशि। कहा, कठिन समय में नागरिकों के साथ खड़ा होना सरकार का दायित्व। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर कर रहा है याद। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने सदैव अटल पर जाकर अर्पित की श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र में मधुमक्खी पालन पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को किया संबोधित। मधुमक्खी पालन को भावांतर भरपाई योजना में किया गया शामिल। और देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्रद्धालु व्रत धारण कर मंदिरों में कर रहे दर्शन। झांकियां बनी आकर्षण का केंद्र। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना के तहत 2020 लाभार्थी परिवारों के खाते में सीधे 76 करोड़ रुपए की राहत राशि प्रदान की। यह सहायता परिवार के किसी सदस्य की असमय मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में दी जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी हो। इसी सोच के तहत यह योजना ऐसे गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। उन्होंने बताया कि दयालु योजना के तहत अब तक 36,651 परिवारों को कुल 1380 करोड़ रुपए की सहायता दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन तो लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन आर्थिक सहारा देकर कठिन समय में परिवार को संभालना संभव है। परिवारों में जो ये दुख भरी घटनाएं हुई हैं, उन परिवारों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचा रहे हैं। मुझे आज से पहले इस योजना में 36,651 परिवारों को 1,380 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता ये पहुंचाई गई है। जब से ये योजना 1 अप्रैल 2023 से इसका शुभारंभ किया है, इसके तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की अगर मृत्यु होने पर या दिव्यांग होने पर उसको 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सड़क ढांचे को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री कल 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। सोनीपत व बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 2 नई 4 लेन संपर्क मार्गों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और एनसीआर में ट्रैफिक जाम से मुक्ति भी मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपहार राज्य की प्रगति यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का हरियाणा से विशेष जुड़ाव है और उनका स्नेह तथा आशीर्वाद समय समय पर हरियाणा को मिलता है। प्रधानमंत्री जी दिल्ली के रोहिणी से लगभग दिल्ली एनसीआर को, हरियाणा को और दिल्ली को 11,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मुझे खुशी है कि इनमें से 2 परियोजनाएं वो हरियाणा को जोड़ रही है। सोनीपत और बहादुरगढ़ के लिए 2 नए 4 लेन संपर्क मार्ग का निर्माण शामिल है। इन पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इनमें एनसीआर क्षेत्र को ट्रैफिक जाम और कनेक्टिविटी की चुनौतियों से अब और मुक्ति मिलेगी।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की जनता को सुरक्षित माहौल देना सरकार की प्रतिबद्धता है और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ सरकार कड़ा संज्ञान ले रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करेगा तो उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए आने वाले समय में और भी अधिक कठोर फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने गांव, मोहल्ले व शहर में नशे की बिक्री की शिकायत सरकार के बनाए गए पोर्टल पर करने को कहा ताकि नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार प्रदेश के लोगों की सेहत के प्रति गंभीर है। लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में ना जाना पड़े, इसलिए जिला स्तर पर सरकारी अस्पतालों को सभी सुविधाओं से लैस करके विकसित किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे 10 अस्पतालों का उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया जाएगा। लोग खड़े नहीं होंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अगर कोई नशे के अंदर संलिप्त है या नशा गांव के अंदर या मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है, आप उसकी शिकायत करिए, कार्रवाई कड़ी होगी, कोई चिंता नहीं किसी प्रकार। बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों को हमने कहा जो नशा फैलाने का काम कर रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहे हैं, हमारे युवा को खराब मत करें, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे उसके कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक ऐसा हॉस्पिटल खड़ा होगा हमारा डिस्ट्रिक्ट का, जिसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट में, जिला में जो मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं या सबसे अच्छा जो प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, जिसके अंदर लोग अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, वो सुविधाएं हमारे जिला अस्पताल के अंदर सारी मिलेंगी। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। जल्दी मैं लगभग 10 हॉस्पिटल को उद्घाटन करने वाला हूं, जो हमारे सिविल हॉस्पिटल है, उनमें काम चल रहा है कि लोगों को कहीं भी इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। हमारे सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं मिलेंगी, हम वो खड़ी कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल राजभवन के सभागार में एट होम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीत बजाए गए व राष्ट्रीय गान के साथ इसका शुभारंभ व समापन हुआ। एट होम विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण सहित कैबिनेट मंत्री और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा तथा विधायक जगमोहन आनंद भी इस मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के साथ पुलिस प्रशासन के अन्य अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। नई दिल्ली में आज सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। कई नेताओं ने उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए कहा कि राष्ट्र के चौतरफा विकास में उनका समर्पण तथा सेवा भाव विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अटल जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण के लिए अपना जीवन समर्पित किया। भाजपा की स्थापना से लेकर सशक्त भारत के निर्माण के लिए वे आजीवन संकल्पित रहे। जनसेवा और राष्ट्र उत्थान के उनके विचार एवं कार्य पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए अनुकरण प्रिय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि वाजपेयी जी ने मूल्य आधारित राजनीति को आगे बढ़ाते हुए विकास व सुशासन की मजबूत नींव रखी। अटल जी ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सिद्धांतों और विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी सरकार गंवानी पड़ी। उनके नेतृत्व में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया और कारगिल युद्ध में दुश्मनों को करारा जवाब भी दिया। वे अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से हम सभी को राष्ट्र सेवा के मार्ग पर प्रेरित करते रहेंगे।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि वाजपेयी जी ने राजनीति के मायनों को बदल दिया। उन्होंने लंबे समय तक विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की शालीनता को बनाए रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपनी मर्यादित भाषा के साथ सरकार को सचेत करने का काम करते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जो भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि आज का विपक्ष जैसा है वो स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को पढ़ें और उनकी जीवनी को समझें। वे जिस प्रकार लोकसभा में विपक्ष की आवाज बनकर पक्ष रखते थे, कांग्रेस को उनके इस व्यवहार व आचरण से सीखना चाहिए। एक आयाम को बदल दिया। लंबे समय तक चाहे विपक्ष में रहे हैं, विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति की शालीनता को बना करके रखना, विपक्ष में रहते हुए अगर सरकार कोई जनता की आवाज के विरुद्ध काम करती थी तो उसको अपनी भाषा के अंदर सरकार को सचेत करना, एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस भारत की राजनीति में एक केंद्र बिंदु रहा। मैं कहना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों को भी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी को पढ़ें और उसकी जीवनी को समझें। भाजपा के पंचकुला स्थित प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पार्टी नेताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, महिला उपाध्यक्ष बंतो कटारिया और जिला अध्यक्ष अजय मित्तल सहित जिला कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने वाजपेयी जी की स्मृतियों को याद करते हुए कहा कि वे प्रत्येक भारतवासी के प्रिय नेता रहे हैं। मैंने उनकी उंगली पकड़कर भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। उन्होंने कहा कि उनकी दी हुई शिक्षाएं आज भी उतनी ही सार्थक है क्योंकि वे सच्चे भारत के रत्न हैं। देश की राजनीति में उनका दिया गया योगदान अनुकरणीय है। क्योंकि भारत में ट्रूली सेंस में वो एक रत्न थे और जो उन्होंने भारत की राजनीति में बदलाव लाया, जो देश की समृद्धि में बदलाव लाया एज प्राइम मिनिस्टर और उससे पहले एज बीजेपी के श्रेष्ठ नेता होने के कारण, एक कवि होने के कारण, सरल हृदय होने के कारण, वैसा कोई भी व्यक्ति ला पाएगा या हमारे इतिहास में उस प्रकार का कोई व्यक्ति हो पाएगा आगे आने वाले समय में भी जैसे अटल जी थे। पार्टी की महिला उपाध्यक्ष बंतो कटारिया ने अपनी यादें साझा करते हुए बताया कि वह भाजपा के स्तंभ रहे जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने और आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। उनका संघर्ष, नेतृत्व और भाषा शैली का कोई सानी नहीं हो सकता। पार्टी को खड़ा करने में और उसको यहाँ देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचाने में, क्योंकि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बहुत संघर्ष किया और कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने में वो अपनी कविताएं लिखते थे और वो कहते थे जब कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाता था तो सबसे पहले कहते समस्याओं का हल खिलता कमल। अरे उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण में उन्होंने कहा था कि भाई अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, फिर कमल खिलेगा। उनकी कविताओं को बहुत याद किया। हार नहीं मानूंगा आज भी हमारे कार्यकर्ताओं के दिल की धड़कनों में धड़कती है वो कविता। और उनका जो परमाणु प्रशिक्षण जो उनकी ही देन थी, आज भी हमारे को याद आता है तो हमारा गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। माननीय अटल बिहारी जी वाजपेयी जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता काम करते रहेंगे, वो उनके दिलों में धड़कते रहेंगे।
कुरुक्षेत्र के मल्टी कल्चरल सेंटर में आज एक मधुमक्खी पालन पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी से हमें शहद के अलावा बी वेनम जैसे कई महत्वपूर्ण उत्पाद भी मिलते हैं, जो कृषि के साथ आय का बड़ा स्रोत है। किसान यदि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ध्यान दें तो वे अपने शहद को विदेशी बाजारों में भी भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी सिर्फ शहद ही नहीं, एक कर्मयोगी के तौर पर कार्य करती है और परागण से किसान की फसल में बढ़ोतरी भी करती है। सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में भी लगातार ध्यान दे रही है। आज की यह कार्यशाला मधुमक्खी पालकों को वैज्ञानिक व आधुनिक ढंग से मधुमक्खी पालन करने की एक नई दिशा भी देती है। मैं सोच रहा था कि आप मधुमक्खी से कितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, अपने तरफ नहीं ध्यान करते कि हमने क्या किया है। उंगली उठाना आसान है, परंतु करना और उसको धरातल उतारना वो कितना कठिन है आप सब जानते हैं। आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं कि हरियाणा प्रदेश आप उसकी एक रीढ़ की हड्डी है, उसके रूप में काम करते हैं। आपका पसीना इस धरती को सींचता है। एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र यादव ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में पूरे हरियाणा से मधुमक्खी पालक शामिल हुए। आज इस कार्यशाला में मुख्यमंत्री के द्वारा मधुमक्खी पालन को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। कुरुक्षेत्र में स्थापित एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र को राज्य संस्थान का दर्जा दिया गया है। यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। जो किसानों की सबसे लंबी मांग थी कि शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज ये घोषणा की है कि इसको भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाए। दूसरा, जो एकीकृत मधुमक्खी पालन था हरियाणा सरकार का, जो रामनगर में स्थित है, इस जो सेंटर को इन्होंने राज्य स्तर पर एक इंस्टीट्यूट घोषित किया है। तो आज ये दूसरी बड़ी सौगात हरियाणा किसानों को मिली है। जो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग सेंटर था उसको एक इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया, जो कि पूरे हरियाणा राज्य के स्तर पे कार्य करेगा। तो इससे किसानों को जो फायदा था वो और बढ़ गया। एक तो उनकी जो लंबी डिमांड थी कि भावांतर भरपाई में जो भाव का लॉस होता था वो मिल जाए, और दूसरा ये था कि आईबीडीसी सेंटर को अपग्रेड करना। तो दोनों डिमांडें हुई। तो बी कीपिंग की दृष्टि से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आज राज्य मधुमक्खी दिवस के ऊपर किसानों को ये बहुत अच्छी सौगात दी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद दी। कार्यशाला में आए मधुमक्खी पालकों ने कहा कि प्रदेश मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। सरकार द्वारा मधुमक्खी पालन को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मधुमक्खी पालन को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाना हम सभी के लिए, मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ी खुशी की बात है। सिंह सैनी जी ने के नेतृत्व में यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था, और उन्होंने आज हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है हरियाणा के सभी मधुमक्खी पालकों को। हरियाणा सरकार द्वारा शहद को भावांतर योजना में शामिल कर लिया गया है। हरियाणा मधुमक्खी पालन में पहले से नंबर 1 है, लेकिन अब इस भावांतर योजना से हरियाणा एक कदम और आगे बढ़ेगा, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने हरियाणा को विश्व स्तर में भी नंबर 1 करके दिखाएं। और यहाँ हरियाणा के सभी मधुमक्खी पालक पहुंचे हैं, और हमारा जो शहद की प्रदर्शनी थी उसमें लोगों ने शहद को भी अच्छी तरह पसंद किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास के लिए दिन रात कार्य करने वाले व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़ी है। व्यापारियों के सामने जो भी समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान किया जाएगा। वे आज कुरुक्षेत्र में खल बिनोला व्यापारियों की हरियाणा ऑयल मिल्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की मांग पर बिनोला मशीन पर व्यापारियों से ली जाने वाली एक मुश्त फीस 42,000 रुपये को घटाकर 21,000 रुपये करने की घोषणा भी की।
जींद के लोगों का सफर अब आरामदायक बनने जा रहा है। परिवहन विभाग ने जींद के लिए 5 एसी बसें भिजवाई हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्ढा ने आज इन बसों में यात्रा कर इन्हें जनता को समर्पित किया। इन बसों के आने से यात्री भी खुश हैं। ये एसी बसें यात्रियों के सफर को आसान बनाएंगी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि जींद में एसी बसों का अभाव था और आज यह मांग पूरी हुई है। उन्होंने बताया कि इससे लोगों को तीर्थ यात्रा और अन्य आयोजनों में शामिल होने में काफी सुविधा मिलेगी। ये 5 बसें आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद को देने का काम किया। जींद के लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रकार से एसी बस, क्योंकि समय के अनुसार जो आदमी की आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है। बहुत से लोग जो गाड़ी लेके जाते थे और अकेला सिंगल आदमी अपनी गाड़ी लेके जाता है, अगर उसको चंडीगढ़ या गुड़गांव जाना तो अकेला बस में सफ़र कर सकता है। सरकार ने ये साफ और स्पष्ट कर दिया कि सरकार हर प्रकार से हर वर्ग के लिए चिंतित है। पर क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें धार्मिक स्थानों पर कई बार जाना होता है तो पूरी पूरी बस लेके जाते हैं, तो वो बसों का इंतजाम पंजाब से करते थे, क्योंकि ऐसी बसें मोस्टली पंजाब से आती हैं। तो अब अगर हरियाणा रोडवेज इस प्रकार से सेवाएं मुहैया करा रही है तो इसका फायदा आम जनमानस को, तीर्थ यात्रियों को भी मिलेगा, ताकि वो अपनी यात्रा और सुगम कर सके, उन्हें पंजाब से बसें मंगवाने की आवश्यकता ना पड़े। रोडवेज महाप्रबंधक राहुल जैन ने बताया कि इन 5 बसों में से 3 को चंडीगढ़ तथा 2 को गुरुग्राम के लिए चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामान्य बस की अपेक्षा इन बसों में नाम मात्र ही किराए में इजाफा हुआ है। यात्रियों ने भी इन बसों के आरंभ होने का स्वागत किया है। गुड़गांव जाना है मेरे को अभी, तो भाई 100 रुपये तो बहुत कम है। मैं सोचा हूँ डबल किराया होता फिर भी अच्छा लगता। बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है गवर्नमेंट ने, अपने को अच्छा लगा भाई। मैं आज फर्स्ट टाइम सफ़र कर रहा हूँ इस बस में और मैं गुरुग्राम जाऊँगा। तो मैंने कॉल करके पता किया था तो मुझे पता चला आज से ऐसी बस स्टार्ट हो रही है, तो मैंने तुरंत बस स्टैंड की तरफ आया और आज ये फर्स्ट टाइम जा रही है और अच्छी है काफ़ी, और एसी भी परफेक्ट चल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। क्या बस है, बिल्कुल जो सरकार ने कदम उठाया है बहुत ही अच्छा है। और भी बस इसमें मिलेगी, सुविधाजनक है, अच्छी बिल्कुल सवारियाँ अभी धीरे धीरे करके आ रही हैं। बहुत ही वेरी नाइस, गुड, अच्छा काम है सरकार का। एसी बस है, अच्छा है बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर अंबाला छावनी के रेलवे स्टेशन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बैंड की प्रस्तुति पेश की गई। इस दौरान आरपीएसएफ 6ठी बटालियन और हरियाणा पुलिस के बैंड ने देशभक्ति की धुनें बजाकर लोगों में देश प्रेम का संचार किया। यात्रियों ने भी उत्साहित होकर वंदे मातरम के नारे लगाकर अपनी भावनाएं प्रकट की। बैंड की ओर से वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा सहित कई धुनों को बजाया। लगभग 1 घंटे तक चले कार्यक्रम में आरपीएफ और हरियाणा पुलिस के 42 जवानों ने पूरे जोश व उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रेलवे ने बैंड की शानदार प्रस्तुति पर 50,000 के इनाम की घोषणा भी की। अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया कि सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में लोगों के लिए रेलवे ने बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह सैनिकों के प्रति हमारा आभार है। सिंदूर को कमेमोरेट किया है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है जनता की अवेयरनेस के लिए, पैसेंजर्स की अवेयरनेस के लिए ये बैंड प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसमें मेनली हमारे आरपीएसएफ के बैंड भी थे और साथ में हरियाणा पुलिस के भी बैंड थे। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि काफ़ी अच्छे देशभक्ति के गानों और गीतों को उन्होंने गाया है। तो नेचुरली अपने सैनिकों के लिए हमारा एक तरह से आभार है, जो सिक्योरिटी और सेफ्टी हम लोगों की इंश्योर कर रहे हैं। देश भर में आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर लोग व्रत धारण कर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं। इस अवसर पर कृष्ण मंदिरों को विशेष रूप से सजाया जाता है और श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। कई स्थानों पर दही हांडी फोड़कर भी जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है। जन्माष्टमी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा कि भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण मानवता को धर्म के अनुसार कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए सभी प्राणियों के हित में लगे रहने का संदेश दिया है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण के दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प लें और समाज व राष्ट्र को मजबूत बनाएं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आस्था, आनंद और उमंग का यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा तथा नए उत्साह का संचार करे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से श्री कृष्ण का उल्लेख करते हुए कहा था कि श्री कृष्ण के शस्त्र के नाम पर सरकार ने मिशन सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की बधाई देते हुए कहा कि जन्माष्टमी का पर्व हमारी संस्कृति, संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमें एकजुटता व भाईचारे का संदेश देता है। मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र की कुजर धर्मशाला में जन्माष्टमी पर आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वही भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता का वह ज्ञान जो कर्म का महत्व, धर्म की रक्षा और सत्य की विजय का संदेश देता है, आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब हम नए हरियाणा के निर्माण की बात करते हैं तो यह गीता का संदेश ही है जो हमें प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि विकास के साथ संस्कृति का भी संरक्षण हो। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का गोकुल से जुड़ाव और गोपालक परंपरा गुर्जर समाज की संस्कृति में रचा बसा है। गुर्जर समाज का इतिहास पराक्रम, त्याग और परिश्रम से भरा हुआ है। उन्होंने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी से अपील करते हुए कहा कि हम सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण जी के आदर्शों पर चलें। उन्होंने धर्मशाला के द्वारा किए जा रहे जनसेवा के कार्यों के लिए 51 लाख रुपए की ग्रांट देने की भी घोषणा की। कि जन्माष्टमी का यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव का तो है ही, साथ ही यह हमें गीता के उस अमर संदेश की भी याद दिलाता है जो भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर सर्व मानव जाति के लिए ये संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया। हम सबको मिलकर अपने राज्य के विकास के लिए काम करना है और अपने कर्तव्यों का पालन हमें मिलकर के करना है। ये है कि हमने हमेशा यह प्रयास किया है कि विकास के साथ साथ हमारी संस्कृति का भी संरक्षण हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर फरीदाबाद के NH5 स्थित प्राचीन श्री बांके बिहारी मंदिर में मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की जा रही हैं। सुबह से ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर मंदिरों में आ रहे हैं। मंदिर में भजन कीर्तन का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न मुद्राओं में प्रस्तुत की गई झांकियां को देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए हैं। शाम को मंदिर के बाहर विशाल पंडाल में विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। रात के समय विशेष तौर पर रंग बिरंगी लाइटें मंदिर की शोभा बढ़ाएंगी। श्री बांके बिहारी मंदिर के सहायक संरक्षण अशोक अरोड़ा ने बताया कि जन्माष्टमी को लेकर कल रात को ही तमाम तैयारियां पूरी की गई हैं। उन्होंने बताया कि शाम को लड्डू गोपाल को झूले में विराजमान किया जाएगा और भगवान जगन्नाथ जी की झांकी विशेष रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि शाम को श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करते हुए झांकियों के दर्शन करके प्रस्थान करेंगे। इसके अतिरिक्त मंदिर के बाहर बनाए गए विशेष पंडाल में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जो भगवान के जन्म होने के समय तक आयोजित होता रहेगा। उसके बाद फिर झूला, उसके बाद भगवान के दर्शन, फिर ये मंदिर का परिक्रमा करते हुए लोग झांकियां देखते हुए बाहर की एंट्री करेंगे, बाहर स्टेज के ऊपर। देखो जी, यहाँ लोग कई प्रकार के आते हैं, उनकी 2 लाइनें बनाई जाती है, जनरल की अलग, VIP अलग, दोनों हिसाब से चलाई जाती है लाइनें। हमारी जितनी टीम है सुरक्षा खड़ी रहती है, तैयारी में रहती है इस चीज की, किसी को कोई ऐसी आंच नहीं आने देते। मेरा नाम किरण है। जन्माष्टमी को लेकर कैसा उत्साह है? जन्माष्टमी में हमें उल्लास से हम इतना अच्छे से मनाते हैं, रात को 12-1 बजे तक रहते हैं और बाबा का जन्म होने के बाद नाचते गाते हुए अपने घर को जाते हैं प्रसाद लेके। शाम को जन्माष्टमी का प्रसाद देते हैं, जन्म निशान करवाते हैं, उसके बाद हम सब सारे नाचते कूदते घर जाते हैं। जन्माष्टमी साल भर का बहुत पुण्य पर्व है
भगवान कृष्ण की जन्म का दिन है आज, तो इस दिन प्रकट हुए थे भगवान, तो उनकी पूजा अर्चना करते हैं हम सारे देश में। हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। रात को ठीक 12 बजे नमस्कार पड़ता है, यहाँ कीर्तन और झांकियाँ और बहुत कुछ प्रोग्राम होते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम होते हैं, माखन मिश्री मटकी फोड़ का प्रोग्राम होता है। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।